नमस्कार, मैं मुताबिश हुसैन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मंगलवार सुबह 11 बजे आम बजट पेश करेंगी और निर्मला सीतारमन के इस नए बजट की तरफ पूरे देश की नज़र है, क्योंकि किसान अपनी दुगनी आय के लिए इस तरफ देख रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर लघु और कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग ज़्यादा मदद के लिए इन सब के बीच निर्मला सीतारमन से ने आज जो आर्थिक सर्वे पेश किया है उसमें मजबूत अर्थव्यवस्था की झलक मिली है। तो सवाल है कि क्या बजट में भी इसकी छाप दिखेगी। अब की बार बजट में आपके लिए क्या लेकर आएगी सरकार? अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि मंगलवार को सुबह 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी तो उसमें क्या खास होगा। क्या इनकम टैक्स में राहत मिलेगी? क्या महंगाई पर नियंत्रण वाले कदम उठाए जाएंगे? क्या बैंकों की सेहत में और भी सुधार होगा? क्या रोजगार के लिए और भी रास्ते खुलेंगे? और क्या बजट इतना दूरगामी होगा कि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके? सावन के पहले सोमवार को संसद के इस सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से साफ है कि अब की बार बजट विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में बदलने वाला होगा। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। मंगलवार को पेश होने वाला बजट कैसा होगा, इसको समझने के लिए आप सोमवार को पेश आर्थिक सर्वे को समझिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो आर्थिक सर्वे पेश किया, उसके 5 अहम पहलू हैं। पहला, 2024-25 के वित्तीय वर्ष में जीडीपी 6.5 से 7% के बीच रहेगी। दूसरा, महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। तीसरा, चालू खाता घाटा में भी सुधार होगा। चौथा, बैंकिंग सिस्टम और मजबूत होगा। और पांचवा, एलपीजी और डीजल पेट्रोल की घटी कीमतों से आर्थिक सेहत मजबूत होगी। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विकास दर है और आर्थिक सर्वे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो संकेत दिए हैं, उनके मुताबिक आने वाले दिन मजबूत जीडीपी का स्वागत करेंगे। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, both in Hindi and English versions. Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24 Statistical Appendix. आर्थिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है। ये वित्त वर्ष 2024 की 4 में से 3 तिमाहियों में 8% से ज्यादा थी। वहीं वित्त वर्ष 2025 में रियल जीडीपी ग्रोथ के 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। इसकी वजह ये भी है कि वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में व्यापार घाटा कम था और चालू खाता घाटा जीडीपी का लगभग 0.7% रहा। वहीं वित्त वर्ष 2024 में सरकारी खर्च वित्त वर्ष 2021 में 17.7% से घटकर जीडीपी का 15% हो गया। विकास की इसी रफ्तार के बल पर भारत सरकार को भरोसा है कि विकसित भारत का सपना साकार हो जाएगा। आम लोगों के लिए रोजगार के बाद सबसे बड़ा सवाल महंगाई का है। उस महंगाई पर भी आर्थिक सर्वे में चर्चा की गई है। ये माना गया है कि वैश्विक स्तर पर युद्ध और तनाव का माहौल जहां महंगाई बढ़ाने वाला एक कारक बना, वहीं मॉनसून की अनिश्चितता से भी स्थिति खराब हुई।
फिर भी सरकार ने आर्थिक सर्वे में कहा है कि वित्त वर्ष 2023 में औसत 6.7% के बाद रिटेल महंगाई दर वित्त वर्ष 2024 में घटकर 5.4% हो गई। सरकार के पास लोगों को राहत देने के लिए पिछले दिनों एक बड़ा मुद्दा रहा, वो था रसोई गैस और डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी होना। आर्थिक सर्वे में माना गया है कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। इसी साल मार्च महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई, जिसके कारण रिटेल ईंधन महंगाई दर वित्त वर्ष 2024 में नीचे बना रहा। लेकिन बजट से पहले खाने पीने की चीजों पर छाई महंगाई सरकार के पेशानी पर बल ला सकती है। आर्थिक सर्वे ने सरकार के भविष्य के आर्थिक बदलावों को लेकर जो नजरिया सामने रखा है, उससे 4 बातें साफ साफ सामने आती हैं। पहला, विकसित भारत को केंद्र में रखकर ही बजट सामने आएगा। दूसरा, 10 साल से 1.5 लाख रुपए पर टैक्स बचत का रुका कांटा अब की बार 2 लाख तक जा सकता है, यानी टैक्स सुधार हो सकता है। तीसरा, बुनियादी ढांचे में और भी बदलाव और बेहतरी पर फोकस होगा। चौथा, रोजगार के सवाल पर सरकार का फोकस बढ़ सकता है। हमको वही लोअर इनकम स्लैब्स में और लोअर इनकम स्लैब को भी परहैप्स रीडिफाइन करना चाहिए. इट माइट हैव टू गो अप फ्रॉम व्हाट इट इज प्रेजेंटली, सो दैट नॉट ओनली स्पेंडिंग पावर इज मोर, which will create more consumption, but it will also help generally the lower income slabs up to a point for मतलब एक रिस्ट्रक्चरिंग जरूरी है टैक्स Yes, स्लैब of course, पर्सनल yes, इनकम yes, टैक्स स्लैब में. Yeah, with this background only we have suggested that let there be more money in the hands of the poor, more disposable income, and they can participate better in this consumption, for the consumption demand to be picked up. वैसे भी सरकार का दावा है कि बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, लेकिन सवाल रोजगार बढ़ाने का है। दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। निर्मला सीतारमण के नाम सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। उनको बजट की बारीकियों का अच्छा खासा अनुभव हो चुका है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब की बार बजट में छोटे और कुटीर उद्योगों के जरिए बड़े रोजगार के साधन जुटाने पर जोर हो सकता है। वहीं गरीबों के लिए नए घर से लेकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी घोषणाएं हो सकती हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की रिपोर्ट आप देखिए। निर्माण की इस रफ्तार पर हिंदुस्तान का विकास सवार है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आलम यह है कि पहली बार किसी वित्तीय साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच कुल निर्यात $200 बिलियन से भी ज्यादा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। ये अप्रैल से जून 2023 की तुलना में 8.6% ज्यादा है। इस निर्यात में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, कॉफी और जैविक और गैर जैविक रसायन शामिल हैं। इस एक्सपोर्ट को विस्तार देना सिर्फ खजाना भरने के लिए ही नहीं, बल्कि बेहतर रोजगार के लिए भी जरूरी है। इकोनॉमी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, डिस्पाइट की मतलब दुनिया में बहुत हलचल है और डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी काफी शॉक्स हमने फेस किए। पैंडेमिक है, क्लाइमेट रिलेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट रिडन वर्ल्ड है, तो ये बैकड्रॉप ये है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आगे हम मीडियम टर्म में कैसे सस्टेन करें इस ग्रोथ रेट, 6.5, 7, 7.5, 8% कैसे इसको सस्टेन करें, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अहम रोल है। आई थिंक सर्वे ने बहुत अच्छी चीज हाईलाइट की जो आपने बताया कि एमएसएमईज को जो है उसको कैसे हम रेगुलेशन चेंज करें, अपनी पॉलिसी चेंज करें कि एमएसएमईज को बढ़ावा मिले। मोदी सरकार का फोकस लघु और कुटीर उद्योगों पर बहुत ज्यादा रहता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 5 से 6 करोड़ छोटे और लघु उद्योग की इकाइयां हैं। इनसे करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। बहुत ज्यादा अनुमान है कि अब की बार बजट नेक्स्ट जनरेशन वाले आर्थिक सुधार कार्यक्रम को वित्त मंत्री नया स्वरूप दे सकती हैं।
ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है कि 2021 से 22 के बजट में सरकार ने IDBI बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव रखा था। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव अब भी लंबित है। खास बात यह है कि वित्त आयोग भी इस प्रस्ताव का हिमायती है। रिफॉर्म प्रोसेस कंटिन्यू करता रहना चाहिए। इसमें कई कदम हैं जो सरकार एजेंडा पर ऑलरेडी हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन बैंक्स का भी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, लेबर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन। सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर से जुड़े 2 और महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन करना जरूरी होगा। इस बीच 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की। उस मुलाकात में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत नीति आयोग के सभी सदस्य मौजूद थे। ऐसी तमाम बैठकों में क्या हुआ, इसको लेकर NDTV को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सरकार का फोकस आर्थिक सुधार को तेज करने, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा बढ़ाने, गरीबों को 3 करोड़ नए घर देने, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार बढ़ाने पर है। अब सबकी नजरें मंगलवार सुबह 11 बजे पर टिकी हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ब्रीफकेस से क्या निकलता है। दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की क्या मांगे हैं, जिसकी झलक इस बार बजट में दिख सकती है, आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। जल्द लौटते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों ने भारत सरकार से 8वें वेतन आयोग का जल्दी गठन करने की मांग की है। ये मांग ऐसे समय पर तेज हो रही है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही हैं। सवाल है कि नए बजट में 8वें वेतन आयोग की झलक क्या दिखेगी। इस बजट की ओर सरकारी कर्मचारी टकटकी लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि अब मामला नए वेतन आयोग के गठन की तरफ बढ़ रहा है। कर्मचारियों का तर्क है कि 8 साल पहले आए 7वें वेतन आयोग से लेकर अब तक एक तरफ अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है तो दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ी है, फिर कर्मचारियों के काम भी बढ़े हैं। इसलिए 8वें वेतन आयोग पर सरकार की इनायत बरसे। हमने उनसे कहा है कि अब 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं और जो भी पे कमीशन आता है वो 1-2 साल घूमने फिरने में, अध्ययन करने में, मेमोरेंडम लेने में, चीज़ों को समझने में लगाता है। तो ये हाई टाइम है कि अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जानी चाहिए। कैबिनेट ने कहा है कि बात सही है आपकी, लेकिन हम समय आने पर निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और दूसरे लाभों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान सरकार कब करती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।